हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर के टीचिंग में। दोस्तों, आज ल्यूसेंट का जो वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान पुस्तक है उसका डिस्कशन करेंगे। उसमें जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसका एक पूरा सीरीज़ हम बनाएंगे जिसमें इस पुस्तक का सारा क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम फिज़िक्स के चैप्टर 1 को शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है यांत्रिकी। इसको मैकेनिक्स बोलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इसे अगर आप एक या दो बार देखते हैं तो आपको तैयारी करने में सहायता मिलेगा। तो शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक जूल होता है। याद रखिएगा, कार्य का मात्रक जूल होता है। दूसरा है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। तीसरा है, बल की एसआई यूनिट क्या है? तो बल का एसआई यूनिट न्यूटन होता है। अब चौथा प्रश्न में दिया है सुमेलित करने के लिए टेबल 1 और टेबल 2। तो इसमें है सूची 1 में ए में दिया है उच्च वेग, बी में है तरंग दैर्घ्य, सी में है दाब और डी में है ऊर्जा। और सूची 2 में दिया है पहला में मैक, दूसरा में एंगस्ट्रॉम, तीसरा में पास्कल, चौथा में जूल। तो इसमें उच्च वेग का जो यूनिट होगा वो मैक हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, दाब का पास्कल हो जाएगा और ऊर्जा का जूल हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। पांचवा प्रश्न में भी सुमेलित करने के लिए दिया है। तो हम जानते हैं कि दूरी जो है उसका इकाई जो होता है वो प्रकाश वर्ष होता है। पदार्थ की मात्रा जो है उसका इकाई मोल होता है। विद्युत आवेश की मात्रा का जो इकाई होता है वो कूलॉम्ब होता है। और ऊर्जा का इकाई होता है वाट घंटा। यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। छठा में भी सुमेलित करने के लिए दिया है। तो हम जानते हैं कि त्वरण का जो इकाई होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल का एसआई यूनिट होता है न्यूटन और कार्य का होता है जूल। आवेग का जो होता है वो न्यूटन सेकंड होता है। तो इसके अनुसार ऑप्शन डी सही होगा। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। ऑप्शन ए में है अधिवर्ष, बी में है चंद्रमाह, सी में है प्रकाश वर्ष और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जो समय का मात्रक नहीं है वो प्रकाश वर्ष हो जाएगा। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है दोस्तों, याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, समय का नहीं। पारसेक इकाई है, तो पारसेक भी दूरी का इकाई है। पारसेक भी दूरी का इकाई है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो संवेग सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है, कोणीय वेग भी सदिश राशि है, लेकिन द्रव्यमान जो है वो सदिश राशि नहीं है। यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। तो द्रव्यमान सदिश राशि नहीं होगा। अगला है, अदिश राशि है। तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन ए हो जाएगा ऊर्जा। ऊर्जा अदिश राशि है। बाकी सभी सदिश राशि हैं ऑप्शन में। बल, आघूर्ण, संवेग ये सब सदिश राशि हैं, जबकि ऊर्जा जो है अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा संवेग, जबकि दाब, ऊर्जा और कार्य जो है वो सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है ये। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो विस्थापन दिया हुआ है, वेग है, बल है और आयतन है। तो आयतन सदिश राशि नहीं होगा। आयतन सदिश राशि नहीं होगा, जबकि विस्थापन, वेग और बल ये सब सदिश राशि हैं। अगला है, निम्नलिखित में सदिश राशि है। ऑप्शन दिया हुआ है, ए में वेग, बी में द्रव्यमान है, सी समय और डी लंबाई। तो इसमें सदिश राशि हो जाएगा ऑप्शन ए वेग। वेग सदिश राशि हो जाएगा, जबकि द्रव्यमान, समय और लंबाई अदिश राशि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है?
तो व्युत्पन्न परिमाण नहीं है, द्रव्यमान हो जाएगा ऑप्शन बी, व्युत्पन्न परिमाण नहीं है। जबकि घनत्व, आयतन और चाल ये व्युत्पन्न परिमाण है, किसी न किसी से डिराइव किया जाता है, जबकि किसी से डिराइव नहीं किया जाता है, वो है द्रव्यमान। अगला है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो A बराबर V माइनस यू अपॉन टी, ये जो है त्वरण का फॉर्मूला होता है। A इज इक्वल्स टू V माइनस यू अपॉन टी। अगला है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो वो है द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान प्राप्त किया जाता है। अगला है प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? प्लांक कांस्टेंट में किसका आयाम होता है? तो कोणीय गति का, याद रखिएगा, कोणीय गति का आयाम होता है। अगला है एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो दोलन का आवर्तकाल कम जाएगा। याद रखिएगा, अगर लड़की झूले पर बैठ कर के झूल रही है तो उस केस में लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल जो होता है वो कम हो जाता है। अगला है घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। घूर्णन करता हुआ एक गोल मेज है और उस पर एक लड़का अचानक से आकर के बैठ गया, तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोणीय वेग कम जाएगा। याद रखिएगा, कोणीय वेग कम जाएगा। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका या उसकी, दिया हुआ है ऑप्शन में, त्वरण 2 गुना हो जाता है, गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाती है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, या भार 2 गुना हो जाता है। कहता है कि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो प्रभाव क्या पड़ेगा? तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। अगर चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उस पर प्रभाव ये पड़ेगा कि गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। अगला है किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। हमेशा द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार जो है वो वेरिएबल है, परिवर्तन होते रहता है भार में। अगला है किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह कथन किसका है? तो यह न्यूटन का कथन है और इस कथन को न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में जब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, तो ये न्यूटन का पहला नियम है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, कहता है किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण जो होता है वो बल के अनुक्रमानुपाती होता है। बल के अनुक्रमानुपाती होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबद्ध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होना चाहिए। अगला है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह कथन जो है न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है। न्यूटन का तीसरा नियम है, याद रखिएगा कि प्रत्येक क्रिया के बराबर वह विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अगला है जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो तृतीय नियम के कारण संभव है। प्रत्येक क्रिया के बराबर या विपरीत दिशा में जो प्रतिक्रिया होती है, इसी सिद्धांत के आधार पर जल में तैरना जो होता है वो संभव होता है। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं कार्य करता है। यह कथन किसका है? तो न्यूटन का है और यही प्रथम नियम है। अगला है बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गति के पहले नियम से। ऑप्शन ए हो जाएगा, बल की जो परिभाषा आती है न्यूटन के गति के पहले नियम से आती है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि बल का जो व्यंजक होता है वो आता है न्यूटन के दूसरे नियम से। अगला क्वेश्चन है किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में
किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है तो वो जड़त्व कहलाती है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है तो वो जड़त्व कहलाती है। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं जड़त्व का नियम। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, याद रखिएगा। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के कारण। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस कारण से आगे बढ़ता है? तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के कारण बढ़ता है। अगला है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसने समझाया था? तो न्यूटन का पहला नियम से न्यूटन ने समझाया था कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाएगी तो बैठे हुए यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ये न्यूटन का पहला नियम के द्वारा समझा गया था। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूटन का तीसरा नियम पर। याद रखिएगा, रॉकेट जो है न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करता है। अगला है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही गिरने की आशंका का कारण है क्या? तो वो हो जाएगा विश्राम जड़त्व। अश्व यदि एकाएक, घोड़ा अगर एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो उस पर बैठा हुआ जो अश्वरोही है उसको गिरने की आशंका हो जाएगी। वो गिर सकता है, किसके कारण? विश्राम जड़त्व के कारण। अगला है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? तो बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। जब क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को जब कैच करता है, पकड़ता है, तो अपने हाथों को पीछे ले जाता है। वो इसलिए कि बॉल की गति को विश्राम की अवस्था में लाना चाहता है। अगला है, बल गुणनफल है किसका? तो द्रव्यमान और त्वरण का। बल जो है गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का, याद रखिएगा। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहता है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? तो ऑप्शन ए बढ़ता है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो जी का मान बढ़ता है। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। शरीर का जो वजन होता है वो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? क्योंकि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। अगर कोई भी व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा जो है उछल सकता है, उसका कारण यह है कि चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जो है पृथ्वी की तुलना में कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रहने के लिए किया गया कार्य क्या होगा? तो वो 0 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 20 केजी वजन जो है उसको लेकर के 1 मीटर ऊंचाई पर पकड़े रह रहा है तो cos 0 हो जाएगा। वहाँ पर cos 90 जो होगा उसका वैल्यू 0 होता है, तो इसीलिए 0 हो जाएगा। अगला है, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है, क्या करता है? कोई भी कार्य नहीं करता है। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वहाँ पर कोई भी कार्य नहीं होगा, क्योंकि विस्थापन ही नहीं होगा वहाँ पर। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुकता है क्योंकि अपना स्टेबिलिटी को मेंटेन रखे, अपना स्थायित्व को बढ़ाए रखे। अगला है, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती क्योंकि
इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। अगला है जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्यों? ऑप्शन सी हो जाएगा जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरा कर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? तो आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? तो आयतन पहले तो घटेगा 4 डिग्री सेल्सियस तक, और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें 64 नंबर क्वेश्चन है। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होगा? तो नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी के सतह के नीचे है। ऑप्शन सी हो जाएगा। कहता है एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होगा? तो नाव के उस भाग के भार के बराबर होगा जो झील के पानी की सतह के नीचे है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसमें। अगला है किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो गति का पहला नियम। याद रखिएगा, गति का पहला नियम। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें गति का पहला नियम लागू होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि ऑप्शन डी हो जाएगा। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अगला है रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि बर्फ पर घर्षण बल रोड़ी की तुलना में अधिक होता है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है बर्फ मुलायम एवं स्पंजी होता है जबकि रोड़ी कठोर होती है। बी में दिया है पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। सी में है बर्फ पर घर्षण बल रोड़ी की तुलना में अधिक होता है, और डी में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल के तुलना में कम होता है। अगला है लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है, क्योंकि ऑप्शन बी हो जाएगा। लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में कम होती है। तो याद रखिएगा। अगला है एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर क्या हो जाएगा? तो थोड़ा ऊपर हो जाएगा। अगर समुद्र में आता है, नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तो थोड़ा ऊपर हो जाएगा घनत्व के कारण। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। ऑप्शन सी। अगला है जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है? तो यह ह्रास जो होगा वो विस्थापित पानी के भार के बराबर होगा। एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह जो ह्रास होगा वो विस्थापित पानी के भार के बराबर होगा। अगला है बर्फ़ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है, क्यों? क्योंकि बर्फ़ पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल से भारी होती है। बर्फ़ जो होती है वो पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल से भारी होती है। अगला क्वेश्चन है स्टील की गोली पारे में तैरती है, क्यों? क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। स्टील का जो गोली है पारे में तैरती है, यानी कि पारे का जो घनत्व है वो स्टील की
अपेक्षा अधिक होता है। अगला है, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाए तो क्या होगा? यह पारे की सतह पर तैरेगी। ऑप्शन बी हो जाएगा। एक लोहे की गेंद पारा या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराया जाए तो यह पारा की सतह पर तैरने लगेगा लोहा। अगला है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो याद रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा क्या? तो घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। अगला है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। अगला है, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो निम्न घनत्व के कारण तैरते हैं। बादल जो है, बादल का घनत्व निम्न होता है, उसके कारण वायुमंडल में तैरते रहते हैं। अगला है, समुद्र में प्लवन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो 1/9 भाग रहता है। याद रखिएगा 1/9 भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्यों? क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो घट जाता है। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। ऑप्शन बी। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्यों? क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। अगला है, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। अगला है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। ऑप्शन ए, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम जाता है, इसीलिए दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। अगला है, बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्यों? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। जब बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में चिपकाएंगे तो आपस में चिपक जाता है दोनों टुकड़ा, क्योंकि दाब अधिक लगा रहे हैं तो बर्फ का गलनांक घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है क्यों? क्योंकि छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर उच्च दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती हैं जिससे कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। देखते होंगे कि रेल का जो पटरी है होता है उसके नीचे कंक्रीट या लकड़ी का पट्टी लगाया जाता है। वो इसलिए लगाया जाता है कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया जो दाब है वो कम जाए। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। अगला है, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, वो क्यों होता है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता जाता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। अगला है, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्यों? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब में कमी आ जाती है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान कितना हो जाएगा? तो 2% बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। अगला है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? क्योंकि वहाँ घर्षण की कमी होती है। घर्षण की कमी के कारण दलदली सड़कों पर फिसलते हैं। जब बैरोमीटर का पारा जो है अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है? तो अचानक जब बैरोमीटर का पारा गिरे तो आंधी या झंझावत की संभावना होती है। अचानक गिरने से आंधी या झंझावत होने की संभावना होती है।
अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने से क्या होगा? तो गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होगी। ऑप्शन सी हो जाएगा, गुब्बारे के अमाप में वृद्धि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? क्योंकि ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है। जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। उड़ान से पहले हवाई जहाज़ दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए उड़ान से पहले हवाई जहाज़ को दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, वो इसलिए कि कार्यकारी वायु दाब बढ़ जाए। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायुदाब ऊपर में घट जाता है, इसलिए फट जाता है वो। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकती है। क्यों? क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकती है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में 100 प्रश्नों को हम डिस्कशन किए हैं, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, आपको हेल्पफुल होगा आपके लिए। आगे का क्वेश्चन अगले वीडियो में बनाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।